गुड मॉर्निंग बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजित रोड में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए कक्षा 6 विषय सामाजिक ज्ञान यानी कि राजनीतिक जीवन फर्स्ट, गांव का प्रशासन। तो देखिए बच्चों, हमने इस प्रकार पढ़ा था कि भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरत को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इस प्रकार तो गांव के कई परिवारों के जो झगड़े हो जाते हैं, तो किस प्रकार कौन क्या कार्य करता है, तो वो जो झगड़ा हो जाता है तो वो शिकायत करे तो कहाँ करे, और उनके एरिया में कौन सा थाना, कौन सी चौकी आती है। पुलिस थाने का भी एक कार्य क्षेत्र होता है जिसमें वो अपने चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े इत्यादि की रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। पुलिस थाने में भी होने वाले जो कार्य हैं वो थानेदार अच्छी तरह से उन कार्यों की जांच पड़ताल करता है और कार्य करता है। फिर राजस्व विभाग जो था, राजस्व विभाग में भी जो है वो एक अभिलेख होता है जिसे हम रिकॉर्ड कहते हैं, और इसमें ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना एक पटवारी का काम होता है। और पटवारी को कई नाम से जानते हैं हम, लेखपाल, कर्मचारी इत्यादि या कानूनगो, ठीक है। और पटवारी के पास खेत नापने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, और एक लंबी लोहे की जंजीर होती है, उसे हम जरीब भी कहते हैं, ठीक है, जिसे वो अच्छी तरह से उनका नाप चौक कर सके। तो इस प्रकार राजस्व विभाग का कार्य होता है। फिर आता है खसरा, ठीक है ना। और खसरे में क्या होता है कि ज़मीन का कौन सा टुकड़ा किसके पास है, और इस रिकॉर्ड में नक्शे के अनुसार प्रत्येक गांव के प्रत्येक व्यक्ति के खेतों का नक्शा होता है। तो इस प्रकार किसान अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की जब भी ज़रूरत होती है तो वो उसकी नकल पाने का अधिकारी होता है। और रिकॉर्ड भी आसानी से नहीं मिलते। आजकल कंप्यूटराइज हो गए हैं, सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए जाते हैं, ठीक है। जब भी उनको ज़रूरत होती है, चाहे ज़मीन खरीदना हो, दूसरे के खेतों में फसल बोना हो, कुएँ खोदने पर बैंक से कर्ज लेना हो, खाद बीज खरीदना हो, या अपने परिवार में ज़मीन का बंटवारा करना हो, तो उस समय उनकी वो ज़रूरत पड़ती है। तो धीरे धीरे आगे बढ़े तो भारत सभी राज्य के जिलों में बंट गया और छोटे छोटे खंडों में बांट दिया गया। जिलों के उपखंड भी बांटे गए, जिसे उन उपखंडों को तहसील या तालुका नाम से जानते हैं, जिसमें जिला अधिकारी होता है, उसके नीचे तहसीलदार होता है, ठीक है। और पटवारी के काम का वो निरीक्षण करता है। अब तहसीलदार को लेकर अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो अब जिला अधिकारी के नीचे कौन होता है? तहसीलदार। अब तहसीलदार का कार्य क्या होता है वो देखते हैं बच्चों। तो तहसीलदार का कार्य, उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। तहसीलदार के पास कई कार्य होते हैं जो विभिन्न कार्यों को करना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं, जांच करते हैं, निरीक्षण यानी जांच करते हैं, और ये सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाए और राजस्व यानी विभिन्न तरह के कर इकट्ठा होता रहे। तो इस प्रकार वो ये कार्य करते हैं। वे ये भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए, क्योंकि जो खसरा जो है, जो किसकी ज़मीन किसके नाम है और कितनी है, वो सारा जो रिकॉर्ड है वो आजकल कंप्यूटराइज हो गया, और कंप्यूटर से रिकॉर्ड करके, कंप्यूटर में रिकॉर्ड करके पंचायत के दफ्तर में रख दिया जाता है। और फिर जो है सबसे महत्वपूर्ण काम ये भी है कि प्यारे बच्चों, आपके लिए भी तहसीलदार साहब काम करते हैं। तो वे विद्यार्थियों को ज़रूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं, क्योंकि स्कूलों में प्यारे बच्चों ज़रूरत पड़ती है कि कौन किस वर्ण का है, तो उसके अनुसार उनको रिजर्वेशन के अनुसार कार्य किया जाता है।
तो जाति प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। आजकल पता है आपको, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास वो डिजिटल हो गया, कंप्यूटराइज हो गया, आज हाथ से बनाया हुआ काम नहीं करता है। तो जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं कौन? तहसीलदार साहब। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद मामले भी सुने जाते हैं। विवाद यानी झगड़े, ठीक है, झगड़े। मान लो एक परिवार में 4 भाई हैं और 4 भाइयों के बीच में 4 से 6 बीघा ज़मीन है, तो उनका जो बंटवारा होता है, अगर बंटवारा सही ढंग से नहीं हो पाता है और वो आपस में ही विवाद करने लगते हैं, तो अंतिम चारा तहसीलदार के पास वो जाते हैं और तहसीलदार साहब उन 4 या 6 जितने भी है जो भी है उनको वो बुलाते हैं, उनका रिकॉर्ड देखते हैं। रिकॉर्ड देखने के बाद किसके हिस्से में कितनी आएगी, उनको वो चीज़ उनके हिस्से में वो बांट देते हैं। अब देखिए एक नया कानून आया, उस कानून का क्या नाम है? हिंदू अधिनियम धारा। क्या नाम है? हिंदू अधिनियम धारा। और ये कब लाया गया? 2005 में। कब बना? 2005 में। कौन सा नया कानून? हिंदू अधिनियम धारा 2005। देखिए अब इसमें क्या होता है वो देखते हैं। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं, उस कृषक के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है, जिनके पास क्या है? जमीन है, तो आम तौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। क्या होते हैं? पुरुष, ठीक है। तो जब भी किसान वर्ड का यूज़ करते हैं तो आपको पता है कि कोई महिला तो नाम नहीं होगा, पुरुष का नाम ही आएगा। तो अब हिंदू अधिनियम में क्या है पुरुष और स्त्रियों के बारे में, कि महिलाओं की हैसियत खेतों में के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है, और महिलाओं को तो गिने चुने हिसाब से ही रखते हैं। अब जब खेत में काम कर रहे हैं तो एक जेंट्स के रूप में किसान को ही अपन वरीयता देंगे, जबकि महिलाएं 82% खेतों में काम करती है, तो उनको तो एक ऐसी मामूली से रूप में जाना गया कि महिलाओं की ऐसी सिर्फ खेतों में काम करने एक मददगार, एक हेल्पर के रूप में ही उनको माना जाता है। तो ये बात तो गलत है ना बच्चों। तो उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अब ज़मीन के मालिक के रूप में तो हमेशा किसान को ही माना जाता, उनकी पत्नी, बच्चे, महिलाओं को नहीं माना जाता है। तो उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। ये एक अपने सामने सोचनीय प्रश्न है। आपको भी पता है इस प्रकार की चीज़ें कि एक महिला भी ज़मीन के हिस्सेदार हो सकती है। हाँ, ये हिंदू अधिनियम धारा 2005 में बताया गया है, ध्यान रखना, होशियार रहें। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता है। तो अब सरकार ने क्या किया कि पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बांट दी जाती थी। पहले क्या होता था कि जो बेटियां होती थी वो ससुराल चली जाती थी और महिला को अपने पिता की ज़मीन में हिस्सा नहीं दिया जाता था, और पिता के 100 वर्ष पूरे हो जाते थे तो वो जो ज़मीन होती थी, जितनी भी होती थी, उनके बेटे होते थे तो उनमें वो बांट दी जाती थी। वो इस प्रकार का एक कानून था। तो अब धीरे धीरे 2005 में क्या हुआ कि इसको बदला गया। अब इसको जब बदला गया तो किस प्रकार ये परिवर्तन हुआ, और हर महिला, हर स्त्री, बेटी, बहू, पत्नी को भी हक दिलाया गया, जिससे कि वो अपने जीविकोपार्जन के साधन चला सके। तो अब देखिए ये हाल ही इस कानून में क्या बदलाव आया वो देखते हैं। तो इस कानून में बदलाव क्या है? देखो, पहले क्या था कि पिता की मृत्यु के बाद क्या था कि वो जो ज़मीन का टुकड़ा होता था उसको अगर एक पुत्र है तो उसको दे दिया जाता था,
या फिर एक से ज़्यादा पुत्र हैं तो उनमें बांट दिया जाता था। विवाद होता था तो तहसीलदार के पास जाते थे। तो धीरे धीरे कई जो बेटे बहू पत्नी, बेटियों के बीच में बहुओं के साथ, माओं के साथ कई अभद्र व्यवहार हुए, घरेलू हिंसाएं होने लगी, उनको घर से बाहर निकाला जाने लगा। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि वो अपनी जीविकोपार्जन के साधन कैसे चलाएं। अगर एजुकेशन है तो वो अपने शिक्षा के द्वारा अपना जीविकोपार्जन चला सकते थे, और पता है आपको कि अशिक्षा का प्रतिशत बहुत ज़्यादा हाल ही में नहीं है। तो एक ज़मीन ही उनका एक सहारा था। तो नए कानून के मुताबिक क्या हुआ कि हिंदू परिवार में बेटों बेटियों उनकी माँ को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। और प्यारे बच्चों, आपके भी आसपास इस प्रकार की कोई शिकायत है तो आप भी होशियार रहें। तो बेटियों का भी, माँओं का भी उस ज़मीन में हिस्सा होता है, अपने पिता की ज़मीन में, ध्यान रखना। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू हैं। जो अपना राजस्थान राज्य है ही क्या, 28 के 28 राज्यों में ये लागू है, ठीक है। और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनमें भी लागू है, ठीक है ना, ध्यान रखना, जिसमें केंद्र का ही शासन होता है। इस कानून में बड़ी संख्या में औरतों को फ़ायदा होगा और फ़ायदा हुआ। अब इसमें क्या हुआ कि जैसे आपके नाना जी हैं, ठीक है ना, तो आपके नाना जी की ज़मीन में भी आपकी मम्मी का हिस्सा होता है। हाँ, अगर आपकी मम्मी ये बोल दे कि नाना जी मुझे तो ज़मीन का हिस्सा नहीं चाहिए, तो फिर वो अपने पुत्र को दे सकते हैं, ठीक है ना। ये स्वविवेक के ऊपर है, क्योंकि तहसीलदार साहब भी वहाँ आपको पूछते हैं कि किस प्रकार ये चीज़ें है, ठीक है ना। तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं कि देखा गया कि जो अपने जितने भी जो 28 राज्य हैं और 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें ये कानून लागू हो गया, ठीक है। जिसमें हिंदू परिवार में बेटों बेटियों और उनकी माँ को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। हाँ, अगर माएँ और बेटियाँ अगर बोल दें कि हमें नहीं चाहिए तो वो नहीं दे। लेकिन आज सभी को अपना हक मांगने का अधिकार है। इसमें इस कानून में सभी औरतों को फ़ायदा होगा और फ़ायदा भी हुआ है, ठीक है ना, जिससे कि वो अपने आने वाले वो फ्यूचर में अपना जो है जीविकोपार्जन साधन पहले से ही कर लेते हैं। और इसमें एक और चीज़ है कि हमें शिक्षा भी लेनी चाहिए, शिक्षा भी पूर्ण करनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए अन्य सार्वजनिक सेवाएं। अब सार्वजनिक में क्या है, सभी लोगों के लिए इसमें एक का कोई हक नहीं होता है। सार्वजनिक सेवाएं कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किस तरह की समस्याएं आती है। देखो, सार्वजनिक सेवाएं जो लोग कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उनका उपयोग करते हैं, कैसे उनका इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किस तरह की समस्या प्रॉब्लम सामने आती है। इन सेवाओं का उपयोग कानूनों के अनुसार हो। जो सार्वजनिक सेवाएं कानून के दायरे में रहकर कानून के नियमों और कर्तव्यों का पालन करते हुए ही ये इसका उपयोग करना चाहिए। ये नहीं कि हम सार्वजनिक स्थान है तो उसको नुकसान पहुंचाएं, उसका इस्तेमाल अनलीगल से करें, नहीं वहाँ तोड़ फोड़ करें, ये नहीं होगा। इस प्रकार का उपयोग आप
नहीं कर सकते। ठीक है। अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सेवाएं जो कि सार्वजनिक सेवाएं अर्थात सभी के लिए सेवाएं। सार्वजनिक सेवा का अर्थ क्या होता है? सभी के लिए सेवा, छोटे बच्चे से लेके वृद्ध व्यक्ति तक, सभी, ऑल ओवर। ठीक है। अब देखिए गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवा। अब देखिए सार्वजनिक सेवाएं कौन कौन सी हैं जो गांव, शहर, क्षेत्र, कस्बा, जिला, तहसील, देश, सभी में। अब देखो दुग्ध उत्पादक समिति, ये भी एक सार्वजनिक सेवा है। बैंक में सभी छोटे बड़े सभी जा सकते हैं। अपना हक है कि बैंक में कैसे पैसे जमा कराते हैं, कैसे फॉर्म भरते हैं, तो सारे नियम वहाँ लिखे हुए होते हैं। तो इसलिए हमें अपने मम्मी पापा के साथ जाना चाहिए जिससे अपन सीख सकें। राशन की दुकान पे शक्कर, चाय, गेहूँ, चावल, दाल, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और किनको मिलनी चाहिए, किनको नहीं मिलनी चाहिए, वो भी नियम लिखा रहता है। और कितने किलो आएगी, कितने रुपए किलो है, वो भी चीज़ है। ठीक है ना। पुलिस थाने के बारे में आपको पता है ना। चोरी, डकैती, दुर्घटना, लड़ाई झगड़ा या और भी कोई चीज़ें हो जाती हैं तो हम पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाते हैं, FIR दर्ज, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट करते हैं। और बैंक के, पुलिस थाने के, हॉस्पिटल के, फायर ब्रिगेड के नंबर हमें याद रखने चाहिए, जो कि सार्वजनिक सेवा 24 आवर्स तैयार रहती है। ठीक है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए बारिश का मौसम है, बीज और खाद के लिए भी कृषक समिति बनी हुई होती हैं। तो आप बीज अच्छे होने चाहिए, खाद भी अच्छी होनी चाहिए, कितना खाद डालना चाहिए, कितना जैविक खाद होना चाहिए, कितना यूरिया, ऑल ओवर जो भी चीज़ें हैं वो उसमें जब अपन कृषि समिति में जाते हैं तो वो सारी चीज़ें वहाँ लिखी हुई होती हैं। देखिए डाक बंगला क्या होता है कि डाक बंगला जो होता है वो सार्वजनिक होता है। वहाँ अगर कहीं बाहर से आएँ तो वहाँ रात्रि विश्राम के लिए भी होता है। कहीं सरकारी कर्मचारी होते हैं तो वो भी वहाँ रुक सकते हैं और रेस्ट कर सकते हैं और जो भी शुल्क होता है वो दे सकते हैं। आंगनबाड़ी में आपको पता है कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो वहाँ उनको रखा जाता है और वहाँ पढ़ाया लिखाया जाता है। कुछ आहार भोजन भी उनको दिया जाता है, कुछ प्रोटीन भी दी जाती है। बालवाड़ी में थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं जो कि वो भी वहाँ रहते हैं और उनको शिक्षा दी जाती है। उनके मातृभाषा में बात करके, हिंदी में बात करके उनसे कार्य करवाया जाता है। और दिव्यांग बच्चे भी यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है ना, मुफ्त। ठीक है ना। सरकारी स्कूल में बच्चों आपको पता है कि सरकारी स्कूल में सरकार के द्वारा मिड डे मील की भी सुविधा है। और वहाँ ये भी होता है कि आपको मुफ्त पुस्तकें दी जाती है और फिर आप साल भर जब आप कोई भी क्लास पढ़ लेते हो तो उसको जमा भी करानी पड़ती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हॉस्पिटल जो होता है ना, प्राथमिक छोटा जो हॉस्पिटल होता है जहाँ अपने प्राथमिक जो छोटी मोटी बीमारियाँ होती है उसके लिए वो कर लेते हैं। और अस्पताल भी होते हैं, बड़े अस्पताल होते हैं जहाँ हर प्रकार ऑपरेशन थिएटर भी वहाँ होते हैं, जो इमरजेंसी हो, किसी प्रकार का कार्य हो वो वहाँ कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये सार्वजनिक सेवाएं हैं, तो इनमें आपको कईयों के नंबर भी याद रखने हैं, नंबर डायरी में लिख देने हैं जिससे कि आपको कोई भी सूचना देने में आसानी हो। ठीक है। तो हमें हमेशा ही अलर्ट रहना है, हर प्रकार की जानकारी के बारे में ध्यान रखना है। तो बच्चों आपको वीडियो अच्छी तरह से सुनना है, समझना है और कार्य को ढंग से क्रियान्वित करना है। ठीक है। तो जितने भी जो दुग्ध उत्पादक समिति है, बैंक है, राशन की दुकान है, पुलिस थाना है, बीज खाद के लिए कृषक समिति है, डाक बंगला है, आंगनबाड़ी है,
बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल। तो मेन जो है बैंक, पुलिस थाना, आंगनबाड़ी, अस्पताल, फायर ब्रिगेड, इनके फ़ोन नंबर आप हमेशा ही ध्यान दें, लिख के रख लें, जिससे भी कभी भी कोई भी काम पड़ सकता है। ठीक है, आप छोटे नहीं हो, छोटे हो लेकिन काम बड़े बड़े करते हो। ठीक है ना, जानकारी अपने लिए फ़ायदा रहती है। तो कहते हैं ना, स्टे होम स्टे सेफ। तो आपको ये जो प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, नया कानून कौन सा कब बना, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं आपको अच्छी तरह से करने हैं और अच्छी राइटिंग में करने हैं। सारे प्रश्न एक साथ नहीं करने हैं। ये नहीं कि मैं रफ में पहले कर रहा हूँ बाद में फेर में करूँगा, नहीं। आप अच्छी तरह से करें, आराम से करें। पहले चैप्टर का नाम लिखें, अपना नाम लिखें, डेट लगाएं, प्रश्न को लिखें। जल्दबाजी क्यों करते हो? जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, आराम से काम करना है, ये प्रश्न आराम से करना है। प्यारे बच्चों, आप वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, तो जिनकी भी फीस बकाया है प्लीज़ जमा कराएं। थैंक यू।